सेल सिग्नलिंग वो घटना है जिसमें सेल के बाहर से इंफॉर्मेशन सेल के अंदर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाती हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है सेल के अंदर रिले होती है और रिले में आप जानते हैं कि वो चीजें जो होती हैं एक दूसरे को हैंड ओवर करता रहता है। उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरे को ये ट्रांसफर होती रहती है। सिग्नलिंग में तो इस तरह से जो ट्रांसडक्शन होगा इंफॉर्मेशन का एक स्टेप से दूसरे स्टेप को, इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। और जो ट्रांसफर के स्टेप्स होंगे और जब फाइनली स्टेप समाप्त होगा तो एक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। वो रिस्पांस हो सकता है कि जीन का एक्सप्रेशन बदले, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एंजाइम्स कर रही हैं उन मेटाबॉलिक एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज हो जाए, जो साइटोस्केलेटन है उसका रिकॉन्फ़िगरेशन हो जाए, आयंस जो है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाए, आयंस आने जाने लगे, या डीएनए की सिंथेसिस होने लगे। या ये भी हो सकता है कि जब कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो सेल की डेथ भी हो जाए। तो ये सारी जो है घटनाएं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अंत में होती हैं। वैसे ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करता है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में, जिसको सेलुलर ट्रांसडक्शन कहेंगे या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहेंगे, इस ट्रांसडक्शन पाथवे में कुछ चीजों को इंक्लूड करेगा और जिन चीजों को वो इंक्लूड करेगा वो चीजें होंगी, इसमें कुछ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी। वो जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो स्विचेस की तरह से काम करेंगी। जैसे स्विच का फंक्शन होता है टर्न ऑन हो जाना और ऑफ हो जाना, तो ऑन ऑफ जो है इन प्रोटीन्स के जिम्मे होगा, जी प्रोटीन्स के जिम्मे होगा। दूसरी चीज जो ये इंक्लूड करेगा, सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं वो या तो इनएक्टिव कंडीशन में होती हैं या इनइफेक्टिव होती हैं। उन प्रोटीन्स का एक्टिवेशन होना होता है। उन प्रोटीन्स का एक्टिवेशन जो है फास्फोरिलेशन के द्वारा होगा। सेल के अंदर एक्टिवेशन फास्फोरिलेशन के द्वारा होगा और डीएक्टिवेशन जो है डीफास्फोरिलेशन के द्वारा होगा। तो एक्टिवेशन में फास्फोरिलेशन होगा और फास्फोरिलेशन के लिए प्रोटीन काइनेसेस होंगे। वो प्रोटीन काइनेसेस इन प्रोटीन्स को फास्फोरिलेट करेंगे, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप लिया जाएगा और उन प्रोटीन जो सबस्ट्रेट के रूप में फंक्शन करेंगे उन प्रोटीन्स को फॉस्फेट ग्रुप जो है ट्रांसफर होगा। तो फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर से या फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से फास्फोरिलेशन होगा और प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कभी कभी सिस्टम को डीएक्टिवेट भी करने की जरूरत होती है, इनहिबिट करने की जरूरत होती है, उस समय डीफॉस्फोरिलेशन होगा। डीफॉस्फोरिलेशन के लिए दूसरे एंजाइम्स होंगी जिनको फॉस्फेटेसेस कहा जाएगा। तो फॉस्फेटेसेस जो हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं और काइनेसेस जो हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करते हैं। काइनेसेस जो हैं दो तरह के होंगे, एक सेरिन थ्रियोनिन काइनेस होगा जो सबस्ट्रेट के जो प्रोटीन्स होंगी उसके सेरिन थ्रियोनिन अमीनो एसिड को फॉस्फोरिलेट करेंगे, और दूसरा जो होगा वो टायरोसिन काइनेस होगा। वो टायरोसिन काइनेस जो है वो टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोरिलेट करेगा। तो इस तरह से ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है आगे बढ़ता रहेगा और अंत में जाके वो रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। सेल सिग्नलिंग के लिए कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो सेल के बीच में फंक्शन करते हैं। एक सेल जो है रिलीज करेगा और दूसरे सेल को वो ट्रांसफर करेगा। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन कितने तरह का होगा। तो सेल कम्युनिकेशन मुख्यतया 4 तरह के होंगे। वो है हार्मोनल, न्यूरोनल और लोकल मीडिएटर्स और डायरेक्ट कंटेंट। हार्मोनल जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरह से होगा, एंडोक्राइन रेगुलेशन और दूसरा है न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन। तो पहले हम हार्मोनल रेगुलेशन को देखते हैं कि हार्मोनल सिग्नलिंग में क्या होगा। ये देखिए एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में, और ये टारगेट सेल है। तो सिग्नलिंग इस बात पर डिसाइड होती है, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, कि वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको कितनी दूर जाना है, उसका साइट ऑफ एक्शन कितना दूरी पर है। तो हार्मोनल सिग्नलिंग में जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो रिलीज पॉइंट से दूरी पर होगा, वो काफी डिस्टेंट प्लेस पर होगा। तो हार्मोन्स जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में रिलीज होगा और रिलीज होकर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा और इसके टारगेट सेल्स जो हैं डिस्टेंट प्लेस पर होंगे। प्लांट सेल में भी हार्मोनल सिग्नलिंग होती है, लेकिन उसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सेल सैक के थ्रू काम करता है। ये जो हार्मोन्स होंगे ये लॉन्ग टाइम इनका ड्यूरेशन होगा, कुछ घंटे तक ये बॉडी में रुकेंगे और ये डिस्टेंट प्लेस पर इनका फंक्शन होगा। तो ये हो गया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो दूसरा तरीका होगा वो न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का होगा। न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो नर्व्स होंगी वो हार्मोन को सेक्रेट करेंगे। इसका 2 बहुत अच्छा एग्जांपल है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनते हैं और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं। जब बॉडी को नीड होती है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और डिस्टेंट प्लेस पर ये अपना फंक्शन करते हैं। ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम को यूज करते हैं और ये भी लंबे समय तक बॉडी में स्टैंड करते हैं, कई घंटों तक। ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं। तो ये जो हार्मोन है और जो न्यूरो हार्मोन है ये दोनों लॉन्ग लिव्ड होते हैं। जो दूसरा तरीका है सिग्नलिंग का वो न्यूरोनल है। न्यूरोनल सिग्नलिंग में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और वो नर्व सेल से रिलीज होंगे और अपने टारगेट सेल को वो जाएंगे और टारगेट सेल और नर्व सेल के बीच में एक हल्का सा गैप होगा जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। कभी भी 2 सेल्स बिल्कुल क्लोज नहीं होते, एक माइनर गैप होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल के एक्सॉन्स के थ्रू कैरी होंगे और जो दूसरा टारगेट सेल होगा उस पर रिसेप्टर्स होंगे और इस सिनेप्स में वो रिलीज होंगे। सिनेप्स वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरॉन्स टर्मिनेट करते हैं और टारगेट सेल के रिसेप्टर्स जो हैं वो जंक्शन है जिसमें वो रिसीव करते हैं।
करते हैं। इसको केमिकल सिनेप्स भी कहते हैं और इस तरह की सिग्नलिंग को सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी कहते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ब्रीफली परसिस्ट करते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए अलाइव रहते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू नहीं ट्रेवल करते हैं। इसमें डायरेक्ट सेल सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज नहीं होते हैं। अब जो दूसरा है लोकल मीडिएटर्स का, जो लोकल मीडिएटर्स के द्वारा सिग्नलिंग होगी उसको पैराक्राइन सिग्नलिंग में लेंगे और दूसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में लेंगे। लोकल सिग्नलिंग ये सर्कुलेटरी सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ये परसिस्ट करेंगे बॉडी में और तुरंत होंगे और तुरंत ये समाप्त हो जाएंगे। ये मिनट्स और घंटे नहीं स्टैंड करेंगे। ये टारगेट सेल्स हैं, ये सेल अपने नियर बाई सेल को, पैराक्राइन के मतलब होता है नियर बाई, तो ये अपने नियर बाई सेल्स को सिग्नल मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट करेंगे। और ये जो सिग्नलिंग है पैराक्राइन सिग्नलिंग, ये नर्वस सिस्टम में मिलेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलेगी और इम्यून सिस्टम में पाया जाएगा। इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों जो हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो कि लोकल मीडिएटर्स का ही एक तरीका है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो जिस सेल से रिलीज होते हैं फिर उनकी एंट्री उसी सेल के अंदर, फिर से देखिए यहां से रिलीज होकर बाहर आया और यहीं से फिर इनकी री एंट्री उसी सेल में हो गई। ये प्रायः इम्यून सिस्टम में पाया जाएगा। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। तो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और इसलिए रिलीज होते हैं और फिर री एंटर करते हैं ताकि ये इसको फिर से एक्टिवेट कर सके, स्टिमुलेट कर सके और ये अपने सेल्स का प्रोलिफरेशन कर सके। प्रोलिफरेशन के मतलब इनके अपने नंबर्स को बहुत बढ़ाने डिवीजन के द्वारा। तो ये जो सिस्टम है ये इम्यून रिस्पांस को एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है। और जो चौथा तरीका है सेल सेल सिग्नलिंग का वो है डायरेक्ट सेल सेल कॉन्टैक्ट का। डायरेक्ट सेल सेल कॉन्टैक्ट होते हैं। अन्य तरह की सिग्नलिंग में तो कुछ सेक्रेट होता है, लेकिन डायरेक्ट सेल सेल सिग्नलिंग जो है इसमें कोई चीज सेक्रेट नहीं होती है। ये मोस्ट इंटीमेट रिलेशन है दो सेल का और ये इसमें जो सिग्नलिंग है बहुत शॉर्ट रेंज में होती है। कोई मॉलिक्यूल नहीं सेक्रेट होगा और इसमें सेल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। आप जानते हैं कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है। इसमें से कुछ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स सेल के बाहर भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक सेल का जो प्रोजेक्शन होगा वो दूसरे सेल के रिसेप्टर से रिसीव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सेल सेल एक दूसरे को डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है सेल का, उसका एक तरीका है इंटीग्रिन्स और कैडरिन्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल एडिशन का फंक्शन मेनली करते हैं, सेल सेल को जोड़ते हैं, लेकिन इंटीग्रिन्स और कैडरिन्स ये सेल सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का भी फंक्शन करते हैं। जो और तीसरा तरीका इसमें हो जाएगा वो गैप जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है। दो सेल के बीच में कनेक्शंस, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं और कनेक्शंस जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वो मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं। तो कनेक्शन का थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला रहता है, तो दूसरे सेल के भी कनेक्शन का थोड़ा सा पोर्शन बाहर है। ये दोनों मिल जाएंगे और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो एक चैनल बनाएंगे। इस चैनल में एक छोटा सा होल होगा। तो एक सेल दूसरे सेल से इस होल के थ्रू, इस कनेक्शंस के थ्रू जिसमें एक्वस पोर होगा, उसके थ्रू स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स एक सेल का दूसरे सेल में बहुत इजीली जा सकता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग और न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग में एक डिफरेंस जानिएगा कि जो न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग में न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं आता है, जबकि पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो लिगेंड है या सिग्नल है वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, उसके बाद अपने टारगेट सेल को वो डिफ्यूज करके पहुंचता है।